जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की ये क्लास होती है और आज की क्लास ये 10वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 9 क्लास और साथ ही 2022 और 2023 के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व कर दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसके अध्यक्ष थे। तो बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे। विजय केलेकर, दूसरा है पीवी नरसिम्हा राव, तीसरा है मोटेक सिंह आहूलिया, लास्ट कह रहा है अरुण जेटली। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर के जो है अध्यक्ष विजय केलेकर थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है। तो इनमें आपको बताना है कौन सी ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से नहीं होती है। ऑप्शंस हैं हेमेटाइटिस, दूसरा है डेंगू, तीसरा है मलेरिया और लास्ट कह रहा है फील पाँव। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइटिस। यही जो है मच्छर के काटने से बीमारी नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें ये हेमेटाइटिस एक वायरस जनित बीमारी है, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए भैया पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का, रोसिन का, सोडियम क्लोराइड का या एथेनॉल का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। पारदर्शी साबुन बनाने में जो है एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो बताइए दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, स्वच्छ जल पूर्ति से और लास्ट कह रहा है बाढ़ रोकथाम से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है 1970 में, कब दोस्तों 1970 में जो है राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास बोर्ड के द्वारा जो है 1970 में इसका शुरुआत की गई थी ऑपरेशन फ्लड की। और यह दूध से के उत्पादन से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों कौन सा जो है अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 51 का ए, दूसरा कह रहा है 48 का ए, तीसरा कह रहा है 72 का ए और लास्ट कह रहा है 45 का ए। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 48 के ए में जो है पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो याद रखिएगा। और यह भाग 4 के 48 ए में दिया गया है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में आते हैं। ठीक है, तो कौन से भाग में, चौथे भाग में जो है ये वर्णित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा क्षेत्र अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है। पहला कह रहा है कोयला और खनिज तेल, दूसरा है परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन, तीसरा है खतरनाक रसायन और शराब, लास्ट कह रहा है कॉपर और जिंक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से संबंधित नहीं है। तो बताइए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के शुरुआत से कौन इसमें जो है संबंधित नहीं है। ऑप्शंस हैं इंद्र कुमार गुर्जार, दूसरा है वंदना शिवा, तीसरा है MS स्वामीनाथन और लास्ट कह रहा है नॉर्मन बोरलांग। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र कुमार गुजराल, यही जो है हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। और बाकी तीनों के तीनों वंदना शिवा, MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलांग, ये तीनों के तीनों हरित क्रांति से संबंधित हैं, जबकि आपका इंद्र कुमार गुजराल ये संबंधित नहीं है। ठीक है, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नारियल के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, नारियल के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, एक्जेलिक अम्ल, लारिक अम्ल या रूसिक अम्ल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लारिक अम्ल जो है नारियल के तेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी के साथ मिलकर नाबार्ड ने वर्ष 2025 व यहाँ पर 26 होना चाहिए 26 में सूक्ष्म वित्त को बढ़ाने के देने के लिए सहयोग किया है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी एजेंसी के साथ मिल करके नाबार्ड ने सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है। पहला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तीसरा है स्विच एजेंसी फॉर डेवलपमेंट को ऑपरेशन, तीसरा कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड ने जो है स्विच एजेंसी फॉर डेवलपमेंट को ऑपरेशन से मिल करके इसको जो है सफल बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शंस हैं नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है विकिरण ऊर्जा, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण और लास्ट कह रहा है ऊष्मा गतिकी। तो बता दें दोस्तों, ऊष्मा और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का संबंध व्यक्त करने के लिए जिसका अध्ययन किया जाता है उसको जो है ऊष्मा गतिकी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा गतिकी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी। तो बता दें दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन केवल दो ही हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। अगर दोस्तों आपसे वसा में घुलनशील पूछता है तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई एग्जामों में पूछे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र दमन और दीव तक फैला है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जिसका जो है विस्तार दमन और दीव तक फैला हुआ है। पहला कह रहा है कोलकाता उच्च न्यायालय, दूसरा कह रहा है मुंबई उच्च न्यायालय, तीसरा कह रहा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तीसरा लास्ट कह रहा है तेलंगाना उच्च न्यायालय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई उच्च न्यायालय का जो है कार्य क्षेत्र दमन और दीव तक फैला है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि देश में आपातकाल होने पर भी निम्न में से कौन सा अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, जब देश में आपातकाल रहता है तो किस अनुच्छेद को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 20 और 21, दूसरा है अनुच्छेद 19 और 20, तीसरा है अनुच्छेद 17 और 18 और लास्ट कह रहा है अनुच्छेद 24 और 25। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 को जो है आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में संविधान में कानून के शासन का विचार का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो बताइए दोस्तों, कानून के शासन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। पहला कह रहा है आयरलैंड से, दूसरा कह रहा है यूनाइटेड किंगडम से, तीसरा कह रहा है जापान से और लास्ट कह रहा है फ्रांस से। तो इसका प्रावधान कानून के शासन का विचार यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब अगला जो क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन है भाग 6, दूसरा कह रहा है भाग 7, तीसरा कह रहा है भाग 11 और लास्ट कह रहा है भाग 10। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भाग 11 जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिवाजी को किस स्थान पर छात्रप्रति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो बताइए भैया, शिवाजी को किस स्थान पर जो है छात्रप्रति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन हैं पुणे में, दिल्ली में, सतारा में, रायगढ़ में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ में जो है शिवाजी को छात्रपति की उपाधि से जो है नवाजा गया था। और बता दें, शिवाजी ने 1674 में, कब भैया 1674 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के बाद इस उपाधि को धारण किए थे। कहाँ पर, रायगढ़ में। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सर थॉमस रो आधिकारिक राजदूत के रूप में किसके दरबार में आया था। तो बताइए दोस्तों, सर थॉमस रो किसके राज दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर या जहांगीर। तो बात करें सर थॉमस रो की, तो यह जो है इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम का जो है राजदूत था, जो जहांगीर के दरबार में 1616 ईस्वी में आया था। कब भैया, 1616 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में किस पशु का स्थान पूजनीय था। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा पशु था जो वैदिक काल में पूजा जाता था। कुत्ता, हाथी, अश्व, गाय। तो राइट आंसर बनेगा गाय को जो है वैदिक काल में जो है पूजा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुस्लिमों पर एक धार्मिक कर डैश लगाया गया था। तो बताइए दोस्तों, धनवान जो मुस्लिम थे उनमें के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था। पहला कह रहा है जक़ात, दूसरा कह रहा है जजिया, तीसरा कह रहा है फिरूज और लास्ट कह रहा है किस्मत। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जक़ात जो है कर लगाया गया था धनवान मुस्लिमों पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह जो है जक़ात कुल आय का 1/40 भाग होता था। ठीक है, जितनी उसकी व्यक्ति की कमाई होती थी उसका पूरे कमाई का 1/40 भाग जो है राजकोष में जमा किया जाता था। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, जक़ात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए किस देश में एक मिशन भेजा था। तो बताइए, ऑप्शंस हैं कलिंग में, जापान में, श्रीलंका में या कंबोडिया में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में जो है एक मिशन अशोक के द्वारा जो है अपने पुत्र और पुत्री के नेतृत्व में भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्न में अनुबंधित सेवा के लिए अहर्ता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो बताइए दोस्तों, अनुबंधित सेवा अर्थात भारतीय सिविल सेवा में पहले जो है भारतीय कौन थे जिनको चुना गया है। पहला कह रहा है सत्येंद्र नाथ टैगोर, दूसरा कह रहा है लाला लाजपत राय,
तीसरा कह रहा है महात्मा गांधी और लास्ट कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा में जो है चुने गए सत्येंद्र नाथ टैगोर थे दिए गए ऑप्शनों में से, और इनको दोस्तों कब चुना गया था? 1864 में जो है चुना गया था, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसके द्वारा दिया गया था? तो बताइए दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है ऊधम सिंह और लास्ट कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड विल्जली। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिंग जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में किया गया था। कब भैया? 1885 में किया गया था, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिंग था। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुआ था? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुआ था 1913 में जब हुआ था? तो पहला कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा कह रहा है बदरुद्दीन तैयबाजी, तीसरा कह रहा है शौकत अली खान और लास्ट कह रहा है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मोहम्मद अली जिन्ना, यही जो है भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुआ था 1913 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 1906 में की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना भी कभी कभी पूछ लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में भीमराव अंबेडकर का संबंध किस समुदाय से था? तो बताइए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर साहब का संबंध किस समुदाय से था? बरार से, संथाल से, महार से या सांगोई से? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का संबंध महार जो है समुदाय से था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न का मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका पर्वतीय दर्रा दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है बुमला दर्रा, तो बुमला दर्रा जो है का संबंध अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा, तो ए का पहले से। अगला कह रहा है जेलेपला दर्रा, तो जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, तो बी का तीसरे से। अगला कह रहा है मुलिंगला दर्रा, तो मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है, सी का चौथे से। और लास्ट कह रहा है सिपकीला दर्रा, तो सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो डी का दूसरे से। इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को किस वर्ष तक गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को किस वर्ष तक गरीबी मुक्त बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है? 2030, 2035, 2028, 2027। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2030 तक जो है गरीबी मुक्त बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए दोस्तों, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए, अभ्रक के लिए, लौह अयस्क के लिए या कोयला के लिए? तो बता दें
कोडरमा जो है अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह कोडरमा बता दें झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर भैया? झारखंड राज्य में स्थित है और यह अब्रक के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या झारखंड में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य जो है झारखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ पर स्थित है? केरल में, विशाखापट्टनम में, गोवा में या मुंबई में? तो यह जो है मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न झीलों को उनके संबंधित राज्यों से मिलान करें। तो एक तरफ आपका झील दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिए हैं, तो इन्हीं का आपको मिलान करना है। तो पहला कह रहा है साला झील, तो साला झील का संबंध अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। ए का पहले से, साला झील का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। दूसरा कह रहा है बड़खड़ झील, तो बड़खड़ झील का संबंध हरियाणा से हो जाएगा। अगला कह रहा है लोकटक झील, तो लोकटक झील का संबंध मणिपुर से हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है काली वेली झील, तो इसका संबंध तमिलनाडु से हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के सामने पहले से ही दिए थे। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र कश्मीर में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का कूट नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए इसका क्या नाम था? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन संकल्प और लास्ट कह रहा है ऑपरेशन त्रिनेत्र। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है इसका नाम था। आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही मई की बात है ये। तो बता दें इस अभियान के तहत पाकिस्तान और उसके अधिकृत क्षेत्र पीओके में आतंकवादियों के ठिकानों पर जो है हमला किया गया था और इस हमले में लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जाने का अनुमान भारतीय सेना द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन सिंदूर ही की द्वारा हुआ है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताइए दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है ओटावा में, दूसरा है दुबई में, तीसरा है न्यूयॉर्क में और लास्ट कह रहा है अमेरिका में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो है आयोजन दुबई में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ आपका मरुस्थल दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थान दिए हैं। तो पहला कह रहा है गोबी, तो गोबी का जो है संबंध यानी कि एशिया से हो जाएगा। तो ए का संबंध दूसरे से। अगला कह रहा है पैटागोनिया, तो पैटागोनिया का संबंध दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगा। तो बी का तीसरे से। अगला कह रहा है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया का संबंध ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। सी का चौथे से। और लास्ट कह रहा है कालाहारी, तो कालाहारी का संबंध जो है दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो बताइए दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की किस तारीख को घोषणा की गई है? तो पहला है 11 जुलाई, दूसरा है 22 अगस्त, तीसरा है 23 सितंबर और लास्ट कह रहा है 10 अक्टूबर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा
23 सितंबर को जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 23 सितंबर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो बताइए दोस्तों, इस प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया है। ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है गोवा और लास्ट कह रहा है कोलंबो। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, जून 2025 में पूर्वी यूरोप के किस छोटे देश को पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए कौन से छोटे देश को पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। पहला कह रहा है लाटविया को, दूसरा कह रहा है क्रोएशिया को, तीसरा कह रहा है अल्बानिया को और लास्ट कह रहा है स्लोवेनिया को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा लाटविया को जो है चुना गया है पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन किया गया था। तो बताइए दोस्तों, लोकसभा का पहली बार गठन कब किया गया था। 17 अप्रैल 1952 में, 15 अगस्त 1947 में, 21 अप्रैल 1952 में, 15 जनवरी 1950 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का पहली बार गठन 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है। तो बताइए दोस्तों, संतोष ट्रॉफी 2024 और 25 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। केरल के, पश्चिम बंगाल, बेंगलुरु, तमिलनाडु। तो इन चारों में से देखा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल राज्य ने जो है इस ट्रॉफी को जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन किन राज्यों में स्थित है। तो पहला कह रहा है मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र, दूसरा कह रहा है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीसरा कह रहा है गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और लास्ट कह रहा है तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा जहां पर आत्म्यंगमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा की है। तो बताइए दोस्तों, यूनेस्को ने जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की अपनी 10वीं वर्षगांठ के समय पर कितने नए वैश्विक जियो पार्क जो है नामित करने की घोषणा की गई है। 10, 12, 16 या 20। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 16 जो है नए जियो पार्क जो है नामित करने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 16। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको इनमें बताना है कि इन चारों में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला कह रहा है लसुंदरा राजस्थान, दूसरा कह रहा है औलोली महाराष्ट्र, तीसरा कह रहा है मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश और लास्ट कह रहा है सोहाना हरियाणा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लुसंदरा राजस्थान यही आपका जो है सही सुमेलित नहीं है और बाकी के आपके तीनों के तीनों जो है सही सुमेलित हैं। और बता दें, लुसंदरा राजस्थान में न स्थित होकर के यह आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है भैया, याद रखिएगा कहाँ पर, गुजरात में जो है लुसंदरा स्थित है, ना कि राजस्थान में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भरतनाट्यम किस दक्षिण भारत राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है।
तो बताइए भैया, भरतनाट्यम किस दक्षिण भारत राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य का जो है भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में पेरू की राजधानी है? तो बताइए दोस्तों, पेरू की राजधानी क्या है? पहला कह रहा है आक्रा, दूसरा कह रहा है लीमा, तीसरा कह रहा है घना और लास्ट कह रहा है लिस्बन। तो बात करें पेरू की राजधानी की, तो इसकी राजधानी जो है लीमा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लीमा पेरू की राजधानी हो जाएगी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के किस समुदाय के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं? तो बताइए दोस्तों, नवरोज उत्सव किन के द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध, पारसी, जैन, यहूदी? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा नवरोज उत्सव जो है पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह नवरोज जो है पारसियों का नव वर्ष यही इसी दिन से शुरू होता है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में अप्रैल से शुरू होता है और अंग्रेजों का जो है जनवरी से शुरू होता है, तो इसी प्रकार इनका जो है नव वर्ष जो है नवरोज उत्सव के दिन से शुरू होता है। ठीक है, पारसियों का, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए भैया, सबरीमाला कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में, राजस्थान में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सबरीमाला जो है केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो बताइए दोस्तों, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, विवेकानंद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी द्वारा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों की पूछी हुई ये पुस्तक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में हंगरी की मुद्रा क्या है? तो बताइए दोस्तों, हंगरी की मुद्रा क्या है? ऑप्शंस हैं हंगेरियन पाउंड, दूसरा है हंगेरियन दिनार, तीसरा है हंगेरियन फोरिट और लास्ट कह रहा है हंगेरियन नाइरा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा हंगरी की मुद्रा जो है हंगेरियन फोरिट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ है? तो बताइए दोस्तों, आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ क्या है? दोहरा लाभ होना, अगला है चोरी करना, सी है नकली वस्तु देना और लास्ट कह रहा है गलती करके धाक जमाना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ जो है दोहरा लाभ होना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वॉलीबॉल के अलावा किस खेल में खिलाड़ी स्क्रीन तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो बताइए दोस्तों, वॉलीबॉल के अलावा कौन से खेल में जो है खिलाड़ियों द्वारा स्क्रीन तकनीकी का जो है प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं फुटबॉल, दूसरा है हैंडबॉल, तीसरा है बेसबॉल और लास्ट कह रहा है बास्केटबॉल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल में जो है स्क्रीन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में सूरज शब्द का पर्यायवाची है? तो बताइए भैया, इनमें से सूरज शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? राकेश, भास्कर, मनोज, विपिन? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूरज शब्द का पर्यायवाची भास्कर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो बताइए दोस्तों, इन सभी में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भारत में अनेक जातियां हैं,
दूसरा है भारत में अनेकों जाति हैं, तीसरा है भारत में अनेकों जातियां हैं, अनेकों लिखा है इसमें, और नेक्स्ट कह रहा है भारत में अनेक जाति हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भारत में अनेक जातियां हैं, यही जो है सही है, और बाकी तीनों के जो है बी, सी और डी, ये तीनों के तीनों आप गलत दिए हैं। ठीक है भैया, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में शब्द उत्थान का सही विलोम शब्द है। तो बताइए दोस्तों, शब्द उत्थान का सही विलोम शब्द क्या है? पतन, पुराना, नया या अउत्थान? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द पतन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जो ईश्वर को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो बताइए दोस्तों, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? पहला कह रहा है विद्वान, दूसरा कह रहा है पंडित, तीसरा कह रहा है आस्तिक और लास्ट कह रहा है नास्तिक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ईश्वर को ना मानता हो उसे जो है नास्तिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे आज की प्रैक्टिस सेट में, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। और भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।